चलो, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप लोग बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग एम एच अब्राहम की सीरीज को स्टार्ट किए और इसकी आज ये लगभग 8th या 7th क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में। ठीक है, और इससे तकरीबन 20 से 30 या फिर 40 जितना भी आप कह सको, इससे आपको कोई भी टर्म्स या फिर टॉपिक और राइटर्स, इनमें जो लिटरेरी थ्योरीज है, क्रिटिसिज्म में, इन सारे टर्म्स थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज इसमें आप देखोगे तो 30 क्वेश्चंस एवरेज आपको हर साइकिल में मिल जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको ये अच्छे तरीके से इस बुक को आपकी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो हमारी वर्ड है आज, वो है कोरस। कोरस क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि मूवीज में, आप सिनेमास में देखे होंगे कि एक चर्च के अंदर कुछ लोग, कुछ ग्रुप में खड़े होते हुए लोग, है ना, और कुछ सॉन्ग को गा रहे होते हैं, उसे हम कोरस का एक साथ किसी चीज को गाने के फॉर्म में डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो कोरस क्या होता है? अमॉन्ग द एंशिएंट ग्रीक द कोरस वाज द ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप का समूह होता था, वेयरिंग अ मास्क, और ये मास्क पहनते थे। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिए, क्योंकि एनटी क्या करता है कि कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को पूछा जाता है ना, ऑप्शन में देते हैं, इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयरिंग मास्क हु sang और चैंटेड वॉस, ठीक है, जो गाने गा रहे हैं सपोज, है ना, वाइल परफॉर्मिंग डांस लाइक मूवमेंट्स, यानी कि थोड़ा बहुत हिलना डुलना, है ना, उसे हम कोरस कहते हैं। एट अ रिलीजियस फेस्टिवल, तो कोरस का मतलब हो गया रिलीजियस फेस्टिवल में मास्क पहन के थोड़े थोड़े स्टेपी बेबी मूव्स करके परफॉर्म करना, उसे कोरस। ठीक, चल, अ सिंगल कोरस प्लेड अ पार्ट इन ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक है, ये एक ग्रीक ट्रेजेडी से कह सकते हैं कि इंस्पायर थी, वेयर द प्लेस ऑफ एस्केलस एंड सोफोक्लिस। जो सोफोक्लिस थे और एस्केलस थे, हमारे जो एंशिएंट ग्रीक राइटर्स थे, उनमें ये अक्सर देखा गया। ठीक है, चल, द ड्रामेटिक एक्शन एंड इवेंट हु एक्सप्रेस ट्रेडिशनली मोरल। और ये ड्रामेटिक एक्शन कैसा होता था? इवेंट जो होता था एक्सप्रेस करता था ट्रेडिशनल चीजों को, मॉरल, रिलीजियस, सोशल एटीट्यूड, बिगिनिंग विथ यूरिपिडेस। ठीक है, ये मतलब कि जो यूरिपिडेस थे, हमारे तीन जो एंशियंट ड्रामेटिस्ट थे, एस्किलस, सोफोक्लिस, यूरिपिडेस, जिनमें जो थीम्स थी वो कैसे थी? ट्रेडिशनल, मॉरल थी, रिलीजियस। ठीक है, चलो, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड डेवलप्ड बाय पिंडार। पिंडार ने ग्रीक वर्ड को डेवलप किया था। ठीक है, who was chanted by a chorus, जिसे कोरस कहा गया। ठीक है, और द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872, द जर्मन क्लासिस्ट एंड फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचे, नीचे जैसा आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर सको अपने हिसाब से। ठीक है, तो द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी आई थी 1872, ये आपकी यूआईक्यू में आई हुई है, तो इसे आप लोग याद रखिए। ठीक है, मैं यूआईक्यू यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा, तो उसे आप लोग नोट्स बना लो, या फिर उस नोट्स के बाद इसको एक अपना सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दें। ठीक है, तो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में आई थी, जर्मन फिलोसफर थे। नेशनलिटी को भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। वो कौन थे? फ्रेडरिक नीचे। ठीक, चलो, speculated that the origin of a Greek tragedy, the chorus, consisting of a goat-like satire, ठीक है, where the only figure on the stage, जो कि बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में फ्रेडरिक में से स्पेकुलेटेड करते हैं, देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ ग्रीक ग्रीक ट्रेजेडी की जो ओरिजिन थी वो कैसे थी? गोट लाइक फिगर, यानी कि एक होता है कि रिलीजियस बढ़ा चढ़ा के दिखाना, भगवान की चीजों को बताना, है ना। वे आर द ओनली फिगर ऑन द स्टेज, जो कि स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, they were presented or attended and witness of the suffering, death, self-transformation and their masters, the god Dionysus। और वो जो हमारे जो उनके सॉरी गॉड थे डायनोसिस। ठीक है, डायनोसिस एक गॉड हुआ करता था, गॉड हुआ है, सॉरी, जनरल में गॉड है, जिसे कह सकते हैं कि डायनोसिस नाम है उनका।
और इनके क्या कर सकते हैं, इनके लिए वो परफॉर्म किया जाता था कोरस। और इसमें क्या होता था, सफरिंग, डेथ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीजों को, थीम्स को लेके उसमें वर्शिप किया जाता था। ठीक है। और डायनासिस जो थी वो कैसी थी, वो एक गॉड थी, कह सकते हैं कि न्यू थिंग्स की गॉड थी। ठीक है, जिसे न्यू चीज उत्पन्न होने से, नेचुरल चीजों को लेके। ठीक है। लेटर इन निश्चय व्यू, actors were introduced to enact the event that had originally been represented only symbolically, and the chorus was reduced to the role of commentator. ठीक है। चलो, बाद में ये कमेंट के हिसाब से आया। रोमन प्लेराइट सच एज सिनेका में भी इसे देखा गया था। सिनेका रोमन से बिलोंग करते। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना। टू कवर द कोरस फ्रॉम द ग्रीक, है ना। सबसे पहले ग्रीक में आया पिंडार, और उसके बाद सेनेका रोमन में से अडॉप्ट किया गया इन द मिड 16th सेंचुरी में से अडॉप्ट किया सिनेका का जवाब। सब इंग्लिश ड्रामेटिस्ट जैसे नॉर्टन, सिक्वेल, गोर्बोडॉक जो थी, गोर्बोडॉक ये एक अर्लीस्ट ड्रामा थी उस वक्त की, है ना। तो नॉर्टन ने 3 ड्रामा और सिक्वेल ने 2 ड्रामा लिखा था इन गोर्बोडॉक ने। इमिटेड दी सिनेकन कोरस को इन्होंने इमिटेट किया। ठीक। चलो, फिर आगे हम लोग देखते हैं जॉन मिल्टन के सैमसन एग्नोस्टिस में भी कोरस के थीम को देखा जाता। ठीक है, ये भी आपकी पीवाईक्यू उस पर बनी हुई है ना। फिर पीबी शैली की प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें भी कोरस के थीम को देखा गया, इसमें भी पीवाईक्यू है। थॉमस हार्डी की द डायनेस्ट, इसमें भी पीवाईक्यू है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही थीम से कितने सारे पीवाईक्यू बने हुए। इसमें बता रहा हूँ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आप लोग जरूर से जरूर रिवाइज और चीज़ों को जितना जल्दी समझ जाओगे वो उतना ही अच्छा। फिर टी.एस. एलियट की also made effective use of classical chorus in the religious tragedy Murder in the Cathedral जो आई थी 1935 में। ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल में बहुत सारे पीवाईक्यू बने, तो इसे आप डिटेल में स्टडी कर लीजिए। ठीक है। चलो, फिर जब आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड, तो हम लोग देखते हैं कि कोरस वाज अप्लाइड आल्सो टू अ सिंगल पर्सन, है ना। तो एलिजाबेथन पीरियड में कोरस सिंगल पर्सन के द्वारा परफॉर्म किया जाने लगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या देखते थे, ग्रुप में होता। ठीक, तो ये सब थीम को आप लोग याद रखिए। हु इन सम प्लेस स्पोक द प्रोलॉग, जो कि प्रोलॉग प्रोलॉग के माध्यम से कहता था, एपिलॉग के माध्यम से। एंड समटाइम्स इंट्रोड्यूस ईच एक्ट एज वेल। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्रिस्टोफर मार्लो को, और इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फर्स्टस में भी कोरस का थीम दिया गया है, शेक्सपियर के हेनरी V में भी। फिर विंटर्स टेल जो शेक्सपियर का ही था। ठीक है, बिगिंस विद टाइम्स विद कोरस, इससे ही स्टार्ट हुआ। ये आपका मे भी अभी तक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा कि बना है, बट मे बन सकता है कि शेक्सपियर के विंटर्स टेल की जो 5th एक्ट की बिगिनिंग टाइम एंड कोरस से है। ओके, ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। Who request the audience that they imitate it not a crime, sorry, impute it not a crime to me or my sweet passage that I said above। एक मिनट, जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ठीक है, 16 ईयर्स, इस लाइन को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉडर्न स्कॉलर। मॉडर्न में जब हम लोग आते हैं देखते हैं कि टर्म्स एक आया कोरल कैरेक्टर। ठीक है, तो कोरल कैरेक्टर क्या था, टू रिफर्स टू अ पर्सन विद इन द प्ले इटसेल्फ who stand apart from the action and by his or her comments provides the audience with a special perspective। ठीक है, यानी कि कोरल कैरेक्टर क्या हुआ कि
एलिजाबेथ में क्या देखे हम लोग, सिंगल कैरेक्टर था, उसी सिंगल कैरेक्टर में एक फॉरेन कैरेक्टर आया जो ये दिखा रहा है कि एक ही सिंगल पर्सन है, वो सिंगल पर्सन आपका चीजों को बता रहा है, चीजों को एक्शन करके दिखा रहा है ना, उसे हम लोग फॉरेन कैरेक्टर कहते हैं। और इसमें फॉरेन कैरेक्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, जिसमें शेक्सपियर के फुल कैरेक्टर है किंग्सलेयर में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर एनाबरमस इन एनाटॉमी ऑफ क्लियोपाट्रा, ठीक है। तो एनाटॉमी क्लियोपाट्रा में भी आपको एनाबरमस का जो कैरेक्टर है वो फॉरेन कैरेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं थर्ड साइटिस इन ट्यूलस एंड क्रिसेडा, इसमें कैरेक्टर मिलता है। मॉडर्न में आपको मिलेगा आपका सिथ बैकविथ इन ऑनिस मॉर्निंग बिकमिंग इलेक्ट्रा 1931 में आई, ठीक है। तो कोर कैरेक्टर इज समटाइम्स अप्लाइड आल्सो टू वन और मोर पर्सन इन अ नॉवेल, ठीक है। तो कोर कैरेक्टर कैसा अप्लाई किया था, समटाइम्स अप्लाइड आल्सो टू वन, मतलब एक कैरेक्टर दिखाने के लिए या फिर ज्यादा पर्सन को भी दिखाने के लिए नॉवेल में दिखाया जाता है, ठीक है। Who present the point of view of community or of a cultural group and so provide norms by which to judge the other characters and what they do instead। और थॉमस हार्डिस का जो था आपका पिजान एंड द ओल्ड बुक वुमेन इन सम ऑफ विलियम फॉर, चलिए ठीक है। विलियम फॉर का नॉवल में मतलब ये सारे एग्जाम्पल हमारे कि किस किस जगह पे कॉल कैरेक्टर को देखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिकल प्लेस। क्रॉनिकल का मतलब होता है टाइम, है ना, क्रॉनिक मतलब टाइम, प्लेस मतलब कि प्लेस, आप सबको पता है कोई ऐप पे। तो क्रॉनिकल प्लेस का मतलब हो गया आपका क्रॉनिकल प्लेस वेयर ड्रामेटिक वर्क्स बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल मटेरियल्स, ठीक है, जिसे हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियल इन इंग्लिश क्रॉनिकल में जो हिस्ट्री के माध्यम से हम लोग चीजों को दिखाते हैं, उसे क्रॉनिकल प्लेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो आया था कैसे आया था क्रॉनिकल, एक वर्क आई थी राफेल वोजलिन का, ठीक है। किसकी थी, राफेल वोजलिन का अनदर, चलिए ठीक है। तो क्रॉनिकल्स दे अचीव्ड हाई पॉपुलैरिटी लेट इन 16th सेंचुरी। ये पॉपुलैरिटी कब मिली थी क्रॉनिकल प्लेस को, 16th सेंचुरी, ठीक है। और when the patriotic forward following the defeat of Spanish Amanda 1588 foster a demand for plays dealing with the English history, ठीक है। और चलिए हाँ यहाँ तक ये था, और इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट हमारा यही है कि क्रॉनिकल प्लेस जो है एक ड्रामेटिक वर्क है जो हिस्ट्री के मटेरियल को दिखाता है, ठीक है। इसमें हमारे एग्जाम्पल अगर देखें तो क्रिस्टोफर मार्लो की एडवर्ड टू 1592 में क्रॉनिकल प्ले को देखा गया, हिस्ट्री को देखा गया, ये मात्र क्रिस्टोफर मार्लो की एक मात्र हिस्ट्री प्ले, ठीक है, ओनली हिस्ट्री प्ले, ओनली हिस्ट्री प्लेज, ओके। और एग्जाम्पल देखेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है शेक्सपियर के आपके, सीरीज जो है रिचर्ड टू एंड हैंनरी एट, हैंनरी फोर, ये सब भी आपके क्रॉनिकल प्लेसेस में भी देखे जाते हैं, हिस्ट्री के टर्म्स, हिस्ट्री के इसमें थिंग्स है, प्लेस है ना। नेक्स्ट हम लोग एलिजाबेथन क्रॉनिकल प्लेस आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड हिस्ट्री प्लेस, ठीक है। एलिजाबेथन क्रॉनिकल्स के जो टाइम के पीरियड के जो प्लेस थे वो हिस्ट्री प्लेस भी कहा गया है, ओके। जिसमें हमारे एग्जाम्पल मिलते हैं शेक्सपियर के रोमन प्लेस जूलियस सीजर, ठीक है, एंड एंटनी एंड क्लियोपात्रा, ये भी आपको मिलते हैं। आर्थर मिलर्स पे द क्रूसिबल 1953 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। पब्लिकेशन का आपको याद रखना है, ये आपके बाद में सब एग्जाम्पल है, इसे भी आप लोग एक्स्ट्रा डिटेल में कर सकते हैं। इससे आपकी पीवाईक्यू बनी हुई कहा गया जूलियस सीजर तो आप सबको पता है, एंटनी क्लियोपात्रा में भी बना है, ठीक है। इस बुक से बहुत सारे पीवाईक्यू मिलते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लोग देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट, आई होप आप सबको विजुअल होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल प्लेस को देखा जो हिस्ट्री को दिखाता है। क्रॉनिकल कैसे होते हैं? क्रॉनिकल द प्रीडिसेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, माने जो हिस्ट्री हमारी अभी चल रही है उसके पहले चीजों को दिखाना है। क्रॉनिक मतलब टाइम के एक बाउंड को, टाइम के एक सीक्वेंस को दिखाना, उसे हम लोग क्रॉनिकल, है ना। वेयर रिटन अकाउंट्स इन प्रोज एंड वर्स, जैसे प्रोज एंड वर्स में लिखा गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इवेंट्स ओवर ए कंसाइडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम को दिखाता, सिंपल। If the chronicles deal with events year by year, they are often called annals, ठीक है। तो annals किसे कहते हैं? क्रॉनिकल्स का एक डील है, मतलब कि कह सकते हैं कि एक पार्ट है जिसमें आप ईयर बाय ईयर को दिखाते हैं, मतलब कि एक ईयर को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 224 टू 25 टू 26, इस फॉर्म में अगर देखते हैं तो सब एनालिस करते हैं, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल को हम लोग देखें, एग्जांपल इसमें एंग्लो सेक्शन के क्रॉनिकल्स को दिए गए, जिसमें स्टार्टेड बाय किंग अल्फ्रेड, है ना। किंग अल्फ्रेड के द्वारा स्टार्ट किया था इन 19th सेंचुरी। ये आपका पीवाईक्यू है, कब स्टार्ट किया? 19th सेंचुरी, ओके। जिसमें आपका कंटिन्यूड अंटिल 12th सेंचुरी तक कंटिन्यू किया था। तो 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक स्टार्ट किया, शुरू किया गया था किंग अल्फ्रेड के द्वारा, ठीक है। द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, है ना। क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये आपका रैफेल कॉन्सेंट के द्वारा ये लिखा गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीशे। क्लीशे का मतलब अगर डिक्शनरी मीनिंग से देखा जाए तो कह सकते हैं हम लोग कि चीजों को इतनी बार दोहरा चुका है या बता चुका है या बोल चुका है, जिसे वो घिसी पीटी बातें होगी, है ना। तो घिसी पीटी बातें, घिसी पीटी बातें ज्यादा बार दोहराने से या फिर चीजें बहुत ओल्ड सोच वाली हो, उस हिसाब से भी लोग क्लीशे कहते हैं, जो कि बुरा के सेंस में हो, नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है। क्लीशे एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादी, है ना, परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है उसे लोग रूढ़िवादी कह सकते हैं। तो क्लीशे का मतलब घिसी पिटी बात है, एक पुरानी सोच, एक पुरानी बात। दिस इज अ मेंटल प्लेट विथ अ राइज्ड सरफेस ऑफ अ टाइप यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। और उस पर एक प्लेट हुआ करता था, क्लीशे एक प्लेट हुआ करता था, मेंटल प्लेट, जिसे हम लोग एक खुर्द की क्या कह सकते हैं, एक प्लेट हुआ करती थी, है ना, जो ये थोड़ी थोड़ी खुरदरी सी होती थी और इसमें पेंटिंग किया जाता, ठीक है। तो उस वक्त इसे क्लीशे कहते हैं, है ना। क्लीशे सिग्निफाइज करता था क्या? एन एक्सप्रेशन दैट डेविएट्स enough from ordinary uses to call attention to itself, है ना। तो क्लीशे क्या करता था? डाइवर्ट करता था ऑर्डिनरी सिचुएशन से, वो डाइवर्ट करता था चीजों को अटेंशन पाने के लिए, ठीक है। हैज बीन यूज्ड टू ऑफन कॉल इट इज फेल्ड टू बी हैपनिंग और क्लोइंग, ठीक है। जिसे कह सकते हैं कि प्यार था चीजों को करने में या फिर नहीं था, जो भी मैटर होगा, ठीक है। आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं और कौन से हमारे पॉइंट है। आई बैग यू पार्डन, जैसे कि कुछ वर्ड हमारे आई बैग यू पार्डन, है ना। ये आप लिखते समय चीजों को या फिर बोलते समय चीजों को बहुत बार दोहराते होंगे, तो ये बार बार यूज होते होते घिसी पिटी बातें होगी, मतलब कि क्लीशे हो गया, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, जैसे हम लोग लेटर राइटिंग में लिखते हैं सिंसियरली योर्स, ये भी एक घिसी पिटी बात है कि हर बार यही लिख देते हैं हम लोग, क्लीशे का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल हो गया, है ना। फिर पॉइंट विथ प्राइड, द इटर्नल वैरायटी, अ होल न्यू बेलगेम, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये सारे जो वर्ड्स दिए गए एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के हिसाब से दिया गया कि हम लोग ऐसी चीजों को भी बार बार यूज करके, बार बार लिख लिख के, बार बार चीजों को दोहरा के तो एक क्लीशे का एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। चलो फिर इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग विलियम कॉपर्स एक बुक थी द टास्क, जो पब्लिश हुई थी 1785 में, इसमें पीवाईक्यू आपका, ठीक है। रेफरिंग टू टी, वो टी को इस फॉर्म में रिफर करते हैं और कहते हैं कि द कप
दैट चेयर बट नॉट इनहेबिट, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एलेक्जेंडर पोप की आई थी, इसमें भी इन चीज को दिखाई है ना। On some cliché that early 18th century poetaster used in order to out their rhyme, ठीक है, पोएटास्टर का मतलब अनटैलेंटेड प्रिटेंडर टू दी पोएटिज्म। पोएटास्टर उसे कहते थे जो प्रिटेंड करते थे कि आई एम अ गुड पोएट, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि क्या। आई होप आप लोगों को यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारा सोच लो कि एक नॉर्मल व्यू है। इसके जो अगला जो कॉग्निटिव थ्योरी है साइकोएनालिटिक थ्योरी, उसमें इसको अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया गया, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी। कॉग्निटिव मतलब दिमाग, चीजों को दिमाग से करना, कह सकते हैं हम कॉग्निटिव, है ना। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव पोएटिक्स, है ना। कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव पोएटिक्स और is an approach to literature from the viewpoint of cognitive science, जिसे हम लोग कॉग्निटिव साइंस के नजर से देखते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद द फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, कॉग्निटिव एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। यानी कि कॉग्निटिव पोएटिक्स जो है वो एक ऐसा अप्रोच है लिटरेचर की दुनिया में जिसमें हम लोग एक कह सकते हैं कि साइंस के माध्यम से चीजों को समझ रहे हैं, है ना, दिमाग के माध्यम से चीजों को समझ रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है, न्यूरो साइंस है, साइकोलॉजी है। सारे चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू को रख के हम लोग रखते हैं और कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडीज कहते हैं। और इसके अंदर दिमाग, कह सकते हैं कि दिमाग का यूज कर रहे हैं हम लोग, चीजों को यूज कर रहे हैं हम लोग और वर्क्स को तैयार कर रहे हैं। कॉग्निटिव हाँ, कॉग्निटिव साइंस, कॉग्निटिव जो साइंस है सीख खोजता है टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड एक्सप्लेन लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेंटल स्टेट एंड द मेंटल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। वही सेम चीज की घुमा फिरा के बात को कही गई है कि कॉग्निशन, कॉग्निटिव जो है, कॉग्निटिव पोएटिक्स लिटरेचर की दुनिया में एक ऐसी चीज है जो साइंस के माध्यम से चीजों को बनाती है, चीजों को यूज करती है, जिसे हम लोग कॉग्निटिव लिटरेरी स्टडी कहते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कई भागों में बांटाएंगे। तो इन द फर्स्ट स्टेप, इन द फर्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप में दिया गया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिटरेरी लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिटरेरी लैंग्वेज express stylistic features such as metaphor, analogy, involve a complex mental process। ये सारी चीजों को दिखाया गया है। फर्स्ट टाइप में क्या है, मेटाफोर को, जो जो अनसुंदर चीज को मिलाना, है ना, एनालॉजी, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को दिखाया गया फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। द आइडिया ऑफ कंसेप्चुअल मेटाफोर, एक आइडिया आया कंसेप्चुअल मेटाफोर, इनिशियली डेवलप्ड बाय, इसे डेवलप किया गया था जॉर्ज लैकॉफ एंड मार्क जॉनसन। इसे आप लोग मार्क का पॉइंट कर लीजिए, कभी आ सकता है। तो कंसेप्चुअल मेटाफोर जो है जॉर्ज लैकॉफ एंड मार्क जॉनसन के द्वारा तैयार किया गया था, इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड टाइम्स में, सॉरी सेकंड टाइप्स में देखते हैं कॉग्निटिव स्टडीज अंडरटेक इल्यूमिनेट लिटरेचर बाय रेफरेंस टू प्रोप्राइटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और सेकंड टाइप में क्या दिखाया गया कि कॉग्निटिव स्टडी जो था अंडरटेक किया, उसको एलिमिनेट लिटरेचर बाय, लिटरेचर को एलिमिनेट किया, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया, एक क्या बोल सकते हैं, अच्छा बनाया, है ना, उसके प्रायोरिटीज ऑफ ब्रेन को यूज करके,
theory of mind that multiple source of information that is ability to understand the mental state of other people. Theory of mind क्या कहता है? The ability to understand the mental state of other people. दूसरे इंसान के mental status को समझना, है ना, इसे हम लोग theory of mind कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट इसमें। ये बात बाकी कोई एक्स्ट्रा रीडिंग है, आप लोग हो सके तो एक्स्ट्रा रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सब इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में और हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमेडी। ठीक है, तो कॉमेडी आई थिंक, हाँ कॉमेडी बहुत लंबी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे कॉमेडी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कॉमेडी से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।